Hi everyone, welcome to Prudent Classes. I hope all of you are doing good. So guys, MCU 3 का एक और important and most paper expected topic आ चुका है and इस particular वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी methods जो कि सैम्पलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। So we are going to discuss the methods of sampling. एक छोटा सा मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, तो ये सभी सैम्पलिंग मेथड्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। And this topic has been chosen from unit number 4. This is the part third. और मिशन याद रखिएगा 70% और मोर इन द अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। और वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे। और पेपर में से जो भी क्वेश्चन आते हैं, आप अगर ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना भी हो सके आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, समझा सकूं। तो प्लीज पेशेंस के साथ देखिएगा ताकि आपको पॉइंट्स अच्छे से और क्लैरिटी के साथ समझ में आए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपको पता है लाइक करना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। और बिना टाइम वेस्ट करे चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर पीडीएफ्स। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं पीडीएफ के फॉर्म में भी। और प्लेलिस्ट में आप वीडियोस भी देख सकते हैं उनकी, आप चाहें तो वीडियोस देख के भी क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं और पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। बट एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ताकि आपको समझ में आए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक हमारा ग्रुप है उस पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आपकी कोई इंडिविजुअल क्वेरी है, आप पर्सनली पूछना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे सीधे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इफ आई टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, तो हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग के, ओके। तो जब भी हमें सैम्पलिंग करनी होती है, अब सैम्पलिंग क्या है, अभी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग क्या है, वैसे मैंने इससे जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें आपको बताया था कि सैम्पलिंग होता क्या है। तो सैम्पलिंग बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो हमारी टोटल पॉपुलेशन होती है उसमें से जो आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम सैंपल्स बोलते हैं उनको चूज करते हैं अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो वी आर चूजिंग सैंपल्स आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ओके। तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से हम क्या कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स को चूज कर रहे हैं। अब देखिए पूरी पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो इंडिया इज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 130 करोड़, ठीक है। अब 130 करोड़ की पॉपुलेशन पर कोई भी रिसर्च वर्क कंप्लीटली नहीं किया जा सकता, तो हम कुछ ना कुछ पोर्शन जो होगा पॉपुलेशन का उसी को चूज कर सकते हैं। जब आप कुछ पॉपुलेशन के पोर्शन को चूज करते हैं तो वो मेथड जो होता है वो आपका कहलाता है सैम्पलिंग मेथड ऑफ रिसर्च। और सैम्पलिंग मेथड में हम जो एलिमेंट्स चूज करते हैं वो होते हैं सैंपल्स, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट अभी इतना क्लियर होगा। बाकी आप जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उसको देख लेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। बट अभी हम थोड़ा सा लिमिटेड रहेंगे अपने टॉपिक के साथ में, तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है उसी को डिस्कस करेंगे। तो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की बात करूं तो दो इंपॉर्टेंट आपके मेथड्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। सबसे पहला मेथड है रैंडम सैम्पलिंग मेथड एंड द सेकंड मेथड इज द नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग को हम आपका बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन रैंडम जो सैम्पलिंग है वो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एज वेल, ठीक है। इसको आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं और ये जस्ट उसका अपोजिट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब क्या होता है ये सैम्पलिंग, इनके बारे में आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे, अभी नाम याद रख लीजिए। तो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की अगर बात करें तो दीज आर बाइफरकेटेड इनटू टू कैटेगरीज, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब बात करेंगे रैंडम सैम्पलिंग जो होता है उसके अंदर 5 सैम्पलिंग मेथड्स आते हैं। तो देयर आर 5 सैम्पलिंग मेथड्स दैट आर यूज्ड इन रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहला आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ओके। द सेकंड मेथड वी हैव इज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, थर्ड वन वी हैव द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, the fourth one is the cluster sampling, and the last method that is used in random sampling is multi-stage sampling, ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग के 5 मेथड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब बात करेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड की। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 मेथड्स आते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं।
यानी कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है उसमें तीन मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग के। पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दूसरा हमारा है जजमेंट सैम्पलिंग एंड द थर्ड मेथड वी हैव इज द कोटा सैम्पलिंग। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। तो रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे 5 मेथड्स हैं एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में 3 मेथड्स हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। और मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग हमारे दो पार्ट्स में बाइफरकेटेड है, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो ये डिवीजन आपको समझ में आ चुका होगा इस डायग्राम के थ्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, सभी मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे रैंडम सैम्पलिंग मेथड से, जानेंगे कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। तो द रैंडम सैम्पलिंग मेथड इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, तो जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड है इसको मैंने आपको बताया, इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है, सिंपल। Now in random sampling, all the units or items in the population have an equal chance of being chosen in the sample. In other words, a random sample is a sample in which each element of the population has a known and non-zero chance of being selected. अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंपल डेफिनेशन में, तो रैंडम सैम्पलिंग में जो सैंपल्स होते हैं पॉपुलेशन में से वो रैंडमली चूज किए जाते हैं। और जब आप किसी भी सैंपल को रैंडमली चूज करोगे तो उसके जो चांसेस होते हैं, मतलब सभी एलिमेंट्स के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन के उनको इक्वल चांस मिल जाता है। तो ऑल द यूनिट्स और ऑल द आइटम्स दैट वी हैव इन द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन इन द सैंपल। तो एक ऐसा मेथड जहां पर सैंपल्स को रैंडमली चूज किया जाता है और ऐसे रैंडमली चूज किया जाता है कि जितने भी आपके पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं या यूनिट्स हैं सबको इक्वल चांस मिल जाता है उस सैंपल का पार्ट बनने का। तो ऐसा मेथड हमारा रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहलाता है। आगे और जो हमारे मेथड्स हैं उनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी सिर्फ समझ लीजिए कि डेफिनेशन क्या है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। इन अदर वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, रैंडम सैम्पलिंग जो है वो एक ऐसा सैम्पलिंग मेथड है जहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन के उनका नोन चांस है, यानी कि या तो आएगा या तो नहीं आएगा। ठीक है, पिक होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पिक नहीं किया जाएगा। नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसका चांस नहीं है। तो चांस आपका 100% है कि सिलेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये होता है, ये हमारे टोटल पॉपुलेशन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स में से हम रैंडमली चूज करते हैं। अब रैंडमली जब चूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लक का फैक्टर आ जाता है कि चूज होगा कि नहीं होगा फिर उस केस में। Now the next point says random sampling contains the least amount of sampling error, and in this method it is possible to measure the amount of likely error in the sample chosen. तो जो random sampling method है वो हमारा क्या है, उसमें सबसे कम sampling errors होते हैं। अब देखिए जब आप सैंपल चूज करते हैं टोटल पॉपुलेशन में से तो आप 100% एक्यूरेसी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 100% एक्यूरेसी की बात करूं तो वो सिर्फ आपको पूरी पॉपुलेशन की स्टडी के बाद ही मिलेगा, लेकिन जब रैंडम सैम्पलिंग मेथड आप यूज करते हैं तो उसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ सैम्पलिंग एरर मिलता है। और इसमें अगर कोई गलती होती भी है तो यू कैन मेजर द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरर व्हिच इज क्रैप्ड इन दी सैंपल चोजन। तो जब भी कोई सैंपल चूज करेंगे उसमें कोई आपका लाइकली एरर होता है तो उसके अमाउंट को मेजर करना पॉसिबल है इस मेथड में, क्योंकि इस मेथड में आपका जो सिलेक्शन है वो रैंडमली किया जाता है टोटल पॉपुलेशन के एलिमेंट से। तो सैम्पलिंग एरर भी कम है और अगर आपके एरर्स होते हैं तो उसको आप मेजर भी कर सकते हो, वो पॉसिबिलिटी है रैंडम सैम्पलिंग मेथड में। तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी कहलाता है। इस मेथड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन के, जितने भी आइटम्स या यूनिट्स होते हैं सबको इक्वल चांस मिल जाता है सैंपल का पार्ट बनने का। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि वो चूज होता है नहीं होता, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, या तो चूज होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, सभी के पास में सेम अपॉर्चुनिटी है। नाउ हम बात करेंगे कितने टाइप्स के रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स हैं। तो 5 टाइप के रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने सबसे पहले मेथड से जो कि है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड की बात करेंगे।
तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला जो मेथड है रैंडम सैम्पलिंग में वो है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। Now, in this method, each item in the total population has an equal chance of being included in the sample. तो again, since it is a part of random sampling method, तो इसमें भी आपका यही फॉलो होता है कि जितने भी आइटम्स होते हैं टोटल पॉपुलेशन के, सबको इक्वल चांस मिलता है सैंपल में इंक्लूड होने का। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट जो रैंडम सैम्पलिंग में था, ये हमारा बेसिक है, सेम आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेगा। Now, in addition, the selection of one item does not influence the selection of another item. ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड को जब आप यूज करेंगे तो किसी एक आइटम को सिलेक्ट करने पर आपका दूसरा जो आइटम है उस पर कोई भी इंफ्लुएंस यानी कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके सिलेक्शन पर कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो मेथड है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। तो इसमें आप एक आइटम अगर चूज करोगे तो दूसरे आइटम के सिलेक्शन पर उस पर्टिकुलर चॉइस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Now, simple random sampling is used with a homogeneous population, that is, population consisting of items that possess the same attributes that the researcher is interested in. अब जो सबसे important point है कि आप कौन से cases में इस method को use कर सकते हो, तो ये method तब आपका best रहेगा use करना जब population कैसी है, homogeneous है, यानी कि population के जितने भी elements हैं वो सेम एट्रीब्यूट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हो जिसमें रिसर्चर अपनी रिसर्च कंडक्ट करना चाहता है या इंटरेस्टेड हो। होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं तो उनके बीच में तो कंपैरिजन आपका इस मेथड के थ्रू कर सकते हो, उसके थ्रू सैम्पलिंग मेथड जो है सिंपल रैंडम वो सही रहेगा। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक होमोजीनियस नहीं है आपके पॉपुलेशन की तो उस केस में इस मेथड को आप यूज नहीं कर सकते। ओके, तो अब देख लीजिए यहाँ पर एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एग्जांपल है। मैं अगर बात करूं तो ये है हमारी टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये है हमारी पॉपुलेशन। तो अब ये पॉपुलेशन में क्या है आप देख सकते हैं, तीन अलग अलग तरह के आपको कलर्स दिख रहे होंगे लोगों में। तो जब आप अलग अलग तरीके से चूज करोगे तो आपका ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। सिंपल आपने पॉपुलेशन में से कोई भी एलिमेंट चूज कर लिया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में से आपने एलिमेंट चूज करा, अब रैंडमली कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब मेथड को आप यूज करोगे वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहलाता है। और बात करेंगे अपने नेक्स्ट मेथड की जो कि है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात करें तो इट इज दैट रैंडम सैम्पलिंग मेथड इन विच the researchers select members of the population at a regular interval determined in advance। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा इसको भी। ये जो मेथड है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का, यहाँ पर एक सिस्टम फॉलो होगा। जब भी आप सैंपल को चूज करेंगे पॉपुलेशन में से तो एक सिस्टम होगा, एक पैटर्न होगा जिसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी मेंबर या एलिमेंट सिलेक्ट किया जाएगा पॉपुलेशन में से वो एक रेगुलर इंटरवल पे सिलेक्ट किया जाएगा जो कि आपके मेथड स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, जो मेथड है आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का उसको स्टार्ट करने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि जो इंटरवल है वो क्या रखा जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन का जो इंटरवल है what will be that element या what will be that interval वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड में। अब आगे जब डायग्राम हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर मेथड का तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यह पॉइंट समझ लीजिए। In this sampling method, the sample units are selected from the population at equal intervals in terms of time, space और order। तो ये पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप इस सैम्पलिंग मेथड में सैंपल यूनिट्स को सिलेक्ट करोगे टोटल पॉपुलेशन में से तो वो होगा आपके इक्वल इंटरवल के बाद। ठीक है, यानी कि पहला अगर एलिमेंट आपके नंबर 2 पर आप सिलेक्ट कर रहे हो और आपने रखा कि दो दो यूनिट्स का आप गैप लेके चलेंगे तो अगला 4 पर सिलेक्ट होगा, उसके बाद 6 पर, फिर 8 पर, फिर 10 पर। तो ऐसे सिलेक्शन होगा, यानी कि एक इक्वल इंटरवल होगा, चाहे वो टाइम के बेसिस पर, स्पेस के बेसिस पर या किसी पर्टिकुलर ऑर्डर जो कि आप डिटरमाइन करोगे इनिशियली उसके बेसिस पर हो।
Now this method of sampling is simple and the time taken and work involved is less than simple random sampling. तो जो हमारा ये systematic sampling method है काफी easy method है, simple method है, और जो टाइम है वो भी काफी कम लगता है इस मेथड में और एफर्ट भी कम लगते हैं as compared to simple random sampling. ओके, तो ये तो थे पॉइंट्स आपके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम. तो डायग्राम आप देख सकते हैं, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है जिसमें आपके 10 लोग हैं. ठीक है, यू कैन सी द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 लोग हैं जिसको हम मान के चलते हैं हमारी टोटल पॉपुलेशन है. अब इसमें से हमने डिसाइड कर लिया हम सिर्फ वही केस उठाएंगे जो कि देखिए इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं. यहाँ पे इवन नंबर्स वाले केसेस हम पिक करेंगे. तो इवन में आएगा आपका 2 4 6 8 और 10 वाला एलिमेंट. ठीक है, तो हमने क्या करा, जो इवन नंबर के एलिमेंट चूज किए. तो ये देखिए 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया. तो एवरी सेकेंड पर्सन इन दिस पर्टिकुलर मेथड वी आर सिलेक्टिंग देम सिस्टमेटिकली. और जब ऐसा एक सिस्टम फॉलो होगा यानी कि रेगुलर इंटरवल के बाद, जब भी आप रेगुलर इंटरवल के बाद अपने सैंपल को चूज करोगे, अब सैंपल कैन बी एनीथिंग, सैंपल को जब आप चूज करोगे तो वो मेथड आपका सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड कहलाएगा. ओके, सो गाइज ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. तो देखिए बहुत सारे पॉइंट्स है, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं. और ये हमारा दूसरा डायग्राम आ चुका है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आपके नंबर्स दिख रहे होंगे आपको. तो यहाँ पर 20 तक नंबर हैं. अब यहाँ पर हम बेसिकली क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं आपके वो नंबर्स जो कि बेसिकली पर्टिकुलर नंबर सिलेक्ट कर ले रहे हैं. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया 3 को, फिर 7 को. अब पर्टिकुलर जो नंबर है सिलेक्शन देखिएगा 11 15 और 19, यानी कि हमने जो रो थर्ड थी उसके सारे एलिमेंट्स चूज किए. ठीक है, जो भी रो थर्ड में आएगा एलिमेंट हमने उसको चूज कर लिया. और ऐसे मेथड जब हम फॉलो करेंगे वो हमारे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड कहलाएंगे. तो आई एम श्योर कि आपको ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड भी समझ में आ चुका होगा. अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट मेथड की जो कि है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. Pay attention so that you can understand this. So the stratified sampling method is used when the population is heterogeneous, such as male, female, literates, illiterates, rural, urban, high income, low income group. तो जब भी आपकी जो population है वो heterogeneous nature की, यानी कि बहुत सारे elements का mix up है. तो हमने पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में जो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड था वो होमोजीनियस नेचर की जब डेटा होती है तब आप यूज कर सकते हो. यानी कि जब पॉपुलेशन आपकी होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड बेस्ट है. लेकिन जब पॉपुलेशन आपकी हेट्रोजीनियस नेचर की होती है, जहां पर मिक्सअप होता है बहुत सारे एलिमेंट्स का, अब पूरी पॉपुलेशन में मेल और फीमेल भी होते हैं, कभी कभी लिटरेट इलिटरेट लोग भी होते हैं, रूरल अर्बन एरियाज के लोग भी होते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, कुछ लोगों के पास कम पैसा होता है. तो ये बेसिकली कॉमन होता है किसी भी इकोनॉमी में. और इस तरह की डेटा ही आपको मिलेगी जब भी आप कोई सैम्पलिंग मेथड फॉलो करना चाहोगे या कोई भी रिसर्च वर्क करोगे. तो जो डेटा अवेलेबल होगी वो होगी हेट्रोजीनियस नेचर, यानी मिक्स होगी, उसमें हर तरह के एलिमेंट्स होंगे. तो उस केस में आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड को यूज करना होता है. In stratified random sampling, we divide the population into comparatively homogeneous groups called strata. Then we select a sample using simple random sampling from each strata. तो अब अगर हम बात करें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल इस मेथड में भी होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वी यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड इन दिस पर्टिकुलर मेथड एज वेल. तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है उसको हम होमोजीनियस ग्रुप्स में पहले डिवाइड करते हैं और उन होमोजीनियस ग्रुप्स को हम नाम देते हैं स्ट्रेटा. तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है ये बेसिकली इन स्ट्रेटास को रेफर करती है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस जो पॉपुलेशन है हमारी उसको पहले तो डिवाइड करते हैं होमोजीनियस ग्रुप्स में, यानी कि मेल्स को अलग कर लिया, फीमेल्स को अलग कर लिया, लिटरेट्स को अलग कर लिया, इलिटरेट्स को अलग कर लिया, रूरल जो
पॉपुलेशन उसको अलग कर लिया, अर्बन पॉपुलेशन को अलग कर लिया, हाई इनकम को अलग कर लिया, लो इनकम को अलग कर लिया। तो ऐसे करके हमने होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्या करे, स्ट्रेटास बनाए। ठीक है, जब भी हम पॉपुलेशन को कंपेरेटिवली होमोजीनियस ग्रुप्स में, यानी कि कंपेयर करने वाले होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसे जो होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं आपके स्ट्रेटा। और जैसे ही स्ट्रेटा बन जाता है तो हम उन स्ट्रेटास में से रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। वेरी सिंपल मेथड। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे जब डायग्राम्स पे जाएंगे तब आपको और समझ में आएगा। Now, this method of sampling ensures that every unit in the population has a chance of being selected. तो अब इसमें भी क्या होता है, since this is a part of the random sampling method, तो इस मेथड में भी हर यूनिट के पास में आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सिलेक्ट होने की। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, ये पॉपुलेशन है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब ये होमोजीनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, ध्यान दीजिएगा। दिस पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है आपकी। इसको हमने स्ट्रेटा में डिवाइड करा, यानी कि अब हमने इसको क्या करा, होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, तो होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करा है हमने, डिवाइड ऑन बेसिस ऑफ होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप देख सकते हैं एक है आपका डार्क ब्लू और एक है आपका स्काई ब्लू कलर। तो ऐसे हमने क्या करा, दोनों को डिवीजन कर दिया डेटा को, फिर उसके बाद में रैंडम सिलेक्शन किया और इस तरीके से हमने सैंपल ऑब्टेन करा। तो एक ऐसा मेथड जिसमें आप क्या कर रहे हो, जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसको पहले होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर स्ट्रेटा में कन्वर्ट कर रहे हो, देन उसके बाद रैंडम सिलेक्शन कर रहे हो, उसके बाद में आप सैंपल ऑब्टेन कर रहे हो। तो ऐसा मेथड आपका कहलाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ओके, नाउ एक और आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, फिर हमने उनको स्ट्रेटा में कन्वर्ट करा, मेल और फीमेल्स को हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारी पॉपुलेशन है जिसमें मेल और एंड फीमेल दोनों हैं। अब हमने उनको डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद में फिर उनको हमने सेलेक्ट किया रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पर। तो ऐसे आप सैम्पलिंग मेथड को स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड कहेंगे। नाउ अब अगला मेथड आ चुका है क्लस्टर सैम्पलिंग का। तो क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करें तो इन क्लस्टर सैम्पलिंग वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स हैविंग heterogeneous characteristics called clusters and then select a sample of clusters using simple random sampling method. तो क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड में क्लस्टर्स का यूज होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड में स्ट्रेटास का यूज होता है। अब ये दोनों मेथड की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही मेथड में कहीं ना कहीं आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है। तो जो पॉपुलेशन होती है, टोटल पॉपुलेशन, उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और ये ग्रुप्स होते हैं हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के, जिनको हम क्लस्टर्स बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे अगेन डायग्राम का ही यूज करेंगे समझने के लिए। ध्यान दीजिएगा, जो पॉपुलेशन होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड में, आपकी जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है उसको आप होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में आप पॉपुलेशन को उनकी हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही ग्रुप करते हैं, क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उन क्लस्टर्स से बेसिकली क्या करते हैं, सैंपल्स को चूज करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज करके। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो ऑलमोस्ट आपकी यूज होगी ही, लेकिन उससे पहले कुछ स्टेप्स ऐड हो जाएंगी जो जो भी आप मेथड यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर पॉपुलेशन दैट यू आर गोइंग टू रिसर्च ऑन। Now, this method of random sampling is often used in marketing research where mutually homogeneous yet internally heterogeneous grouping are evident in the population. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 100% homogeneous characteristics वाली population आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर कोई population आपको homogeneous nature की भी मिलती है तो कहीं ना कहीं उसमें heterogeneous element होगा। और ये जो मेथड है क्लस्टर सैम्पलिंग का, ये बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च में सबसे ज्यादा यूज होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्लस्टर सैम्पलिंग एक ऐसा रैंडम सैम्पलिंग मेथड है जो सबसे ज्यादा मार्केटिंग रिसर्च में होता है यूज, और ऐसे ही आपका मल्टी जो स्टेज सैम्पलिंग है वो भी यूज होता है।
ओके, नाउ अगर मैं बात करूं तो दिस मेथड सेव्स द रिसर्च कॉस्ट एंड इज अ मोर प्रैक्टिकल मेथड विच अलाउज द फील्ड वर्क टू द रिसर्चर। तो जो हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड है, सबसे पहले तो ये कॉस्ट हमारी बचा लेता है, काफी कॉस्ट सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, और एक बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है जो कि हमारी पॉपुलेशन होती है उसके रियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर यूज होता है, और इससे जो फील्ड वर्क है रिसर्चर का वो भी पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ पॉइंट्स इस मेथड के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम व्हिच वी हैव, और डायग्राम के थ्रू और अच्छे से इस पॉइंट को हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो जब भी क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड होगा यूज, तो क्लस्टर सैम्पलिंग में आपकी जो है पॉपुलेशन उसको पहले आप डिफाइन करोगे कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है। अलग अलग आप लोकेशन के हिसाब से उनको डिवाइड कर सकते हो, एरियाज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। तो आपको क्लस्टर्स बनाने हैं, क्या करने हैं बेसिकली इसमें, क्लस्टर्स को एक्चुअली में आपको एस्टैब्लिश करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपने पॉपुलेशन देखना है, उनको फिर क्लस्टर्स के बेसिस पे क्या करना है, डिवाइड करना है, और फिर क्लस्टर्स में आपको डिवाइड करने के बाद में फिर रैंडम जो सैम्पलिंग मेथड है उसके थ्रू पूरे का पूरा क्लस्टर चूज कर लेना है। ठीक है, तो पहले आपने पॉपुलेशन को डिफाइन करा, दूसरे में क्लस्टर आपने बनाए उन पॉपुलेशंस के, और फिर आपने रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज करके जो भी आपके सैंपल्स थे या पूरे के पूरे जो क्लस्टर्स थे उनको सैंपल के तौर पर चूज कर लिया। अब इन पर आप बेसिकली क्या करोगे, रिसर्च वर्क करोगे। ठीक है, पहली प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस, उसके बाद में तीसरी प्रोसेस। अब इसी में एक दो प्रोसेस और ऐड हो जाएंगी तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। सबसे पहले आप अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करोगे क्लस्टर सैम्पलिंग में, फिर उनको क्लस्टर्स में बाइफरकेट करोगे। अब मैं अगर बात करूं तो लास्ट मेथड में हमने अलग कर दिया था, ब्लू और स्काई ब्लू वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी मेल या फीमेल्स थे उनको अलग अलग कर दिया था। ठीक है, वो होमोजीनियस नेचर या होमोजीनियस ग्रुपिंग करी थी, यहाँ पर हेट्रोजीनियस करी है। दोनों ही एलिमेंट्स को ले लिया, बट अब लोकेशन के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो, या पर्टिकुलर कोई भी हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर आप कर सकते हो कि ये रहते हैं ए एरिया में, ये रहते हैं बी में, ये सी में, ये डी में, ये ई में, ये एफ में, ये जी में, ये एच में। तो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से भी कर सकते हो। अब क्लस्टर्स बन गए तो क्लस्टर्स बनने के बाद में कोई भी रैंडम आप क्लस्टर्स को इनमें से कोई भी चूज कर लो। ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये भी आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट रैंडम सैम्पलिंग मेथड व्हिच वी हैव, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो गाइज अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर नहीं किया, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। बहुत मेहनत करिए इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। दिस मेथड इज सिमिलर टू आवर क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। In this method, rather than collecting data from every single unit in the selected clusters, we randomly select individuals unit from within the cluster to use as your sample। तो ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी हमारा क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड की तरह ही है। टोटल पॉपुलेशन को डिफाइन करना, क्लस्टर्स में डिवाइड करना, क्लस्टर्स में डिवाइड करने के बाद में अब यहाँ पर जो सैम्पलिंग मेथड है ना, उसमें आपका जो मेथड है वो यूज होगा, क्लस्टर को भी सिलेक्ट करा, क्लस्टर को सिलेक्ट करने के बाद में फिर उसके अंदर के और एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो ऐसे मल्टी स्टेज है, यानी कि और दो तीन स्टेज बढ़ा देंगे जब हम अपने एक सिलेक्शन में या फिर अपने रिसर्च वर्क में, तो वो हमारी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो जाएगी। तो क्लस्टर सैम्पलिंग को ही आगे जाके आप जब फर्दर स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे या फर्दर स्टेजेस में डिवाइड कर देंगे तो वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो जाएगी। अगेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो पूरे का पूरा क्लस्टर्स हम सिलेक्ट करते हैं उसकी डेटा के हर एक एलिमेंट के बारे में डेटा कलेक्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स को उन क्लस्टर्स में से जो कि हमने रैंडम सैम्पलिंग में चूज करी, और फिर उनकी डेटा को कलेक्ट करते हैं। ओके, ये हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। इस पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिएगा, आगे डायग्राम में क्लैरिटी हो जाएगी आपको। Multi-stage sampling is more flexible and allows to use different sampling procedures in different stages of sampling। तो multi-stage जो हमारा sampling method है ये काफी flexible method है, because इसमें आप अलग अलग जो stages होती हैं sampling की उसमें अलग अलग sampling procedures का use कर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ही flexible method होता है।
और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की मैं अगर बात करूं तो ये परफेक्ट मेथड है उन केसेस में जहां पर पॉपुलेशन जो है बहुत ही वाइड जियोग्राफिकल बड़े जियोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड होती है। तो जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ही बड़े एरिया में स्प्रेड है तो उस पर्टिकुलर केस में ये एक परफेक्ट मेथड है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एक परफेक्ट मेथड है कब, जब पॉपुलेशन जो है दैट इज स्प्रेड ओवर अ वेरी वाइड जियोग्राफिकल एरिया। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा डायग्राम आ चुका है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का। तो वही सेम मेथड क्लस्टर की तरह पहले हम डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन को, फिर क्लस्टर्स में उनको डिवाइड करेंगे, फिर रैंडमली हम अपने जो क्लस्टर्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, और उनके बाद में जाके क्लस्टर्स के बाद में भी हम अंदर जाके क्लस्टर्स के जो सिलेक्ट किए हैं उनके एलिमेंट्स को चूज करेंगे, यानी रैंडमली सैंपल करेंगे यूनिट्स फ्रॉम विद इन दी सिलेक्टेड क्लस्टर्स। जो हमने ये क्लस्टर्स चूज किए थे चार, इनमें से जो एलिमेंट है अंदर के उनमें से भी हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जब मेथड होगा जिसमें हम थोड़ी सी स्टेजेस और बढ़ा देंगे वो हमारी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहलाएगी। तो मल्टी स्टेज में क्या है, वही पहले पॉपुलेशन डिफाइन, क्लस्टर बनाओ, क्लस्टर बनाने के बाद में रैंडमली क्लस्टर सेलेक्ट करो, फिर क्लस्टर सेलेक्ट करने के बाद में उसमें से भी सैंपल को सिलेक्ट करो, या उसमें से भी जो आपकी डिजायर्ड यूनिट है उनको सिलेक्ट करो। तो ऐसे जो मेथड है वो आपके मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का पार्ट होंगे। तो आई एम श्योर कि जितने भी रैंडम सैम्पलिंग मेथड है आपको समझ में आए होंगे। नाउ अभी बढ़ते हैं आगे और अब स्टार्ट करेंगे अपने नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स को। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। सो द नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड इज आल्सो नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, क्लियर होगा आपको कि इसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है वेयर द सैंपल सिलेक्टेड विल बी बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज कन्वीनियंस, जजमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर एंड नॉट ऑन प्रोबेबिलिटी। तो जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड था वहां पे प्रोबेबिलिटी थी, यानी कि चांस था हर एक एलिमेंट का सिलेक्ट होने का, बट इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट को प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चूज नहीं किया जाता। यू नो, इंस्टेड ऑफ दैट जो रिसर्चर की कन्वीनियंस है, उसका जजमेंट है, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप सैंपल को चूज करते हो, और जिस टेक्निक के थ्रू आप ऐसा काम करते हो वो सैम्पलिंग टेक्निक आपकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या, एक सैम्पलिंग टेक्निक जहां पर सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं किस बेसिस पर, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर, वो फैक्टर्स क्या हैं, रिसर्चर की कन्वीनियंस, रिसर्चर का जजमेंट और रिसर्चर का एक्सपीरियंस, और यहाँ पर किसी भी तरह की प्रोबेबिलिटी फॉलो नहीं की जाती। Now, in non-random sampling method, the probability of choosing any particular unit of the population is unknown. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड है इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर यूनिट या एलिमेंट जो पॉपुलेशन का होता है उसको चूज करने की, वो होती है अननोन, यानी कि पता नहीं। आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये तो एलिमेंट रैंडम में भी था, लेकिन एक एक कह सकते हो कि 0 या 100 था उसकी पॉसिबिलिटी में। ठीक है, या तो चूज होगा या नहीं होगा, और ये सबके लिए था। यहाँ पर वो सबके लिए कंडीशन नहीं है, यहाँ तो सिलेक्शन की बात नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इस पर्टिकुलर मेथड में। तो जो आपकी चूज करने की किसी भी पर्टिकुलर यूनिट को पॉपुलेशन के नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आपकी अननोन होती है, हो सकता है उसको पार्टी ना बनाया जाए आपके रिसर्च का। ठीक है, नाउ बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इन दिस मेथड द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इज वेरी सब्जेक्टिव एज द रिसर्चर्स डिपेंड हेविली ऑन पर्सनल जजमेंट। तो जो हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड है या फिर कह सकते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, वो काफी सब्जेक्टिव मेथड है, क्योंकि इसमें जो यूनिट्स सैंपल की चूज की जाती हैं वो डिपेंड करती हैं आपके रिसर्चर के पर्सनल जजमेंट, एक्सपीरियंस एंड कन्वीनियंस पे। Now, this method is biased in nature and lacks the representation of the entire population. तो जो मेथड है हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग वो काफी बायस्ड है नेचर में। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि इससे आपको जो सैंपल मिलेगा वो एक्यूरेट होगा और एक्यूरेट रिजल्ट देगा। नहीं, जो भी आप सैंपल ऐसे चूज करोगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स के थ्रू वो बायस्ड होगा नेचर में, उसको आप रिसर्च वर्क के लिए नहीं यूज कर सकते। तो जो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, जो इसेंशियल्स पढ़े थे एक गुड सैंपल के, तो उसमें यही था कि जो गुड सैंपल होगा वो रैंडमली चूज किया जाएगा, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से आप रैंडमली चूज करोगे। अगर ऐसे सैंपल को आप चूज करते हो तो वो आपका गुड सैंपल होता है, अदरवाइज दैट विल बी अ बैड सैंपल। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जब भी आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड के थ्रू
कोई भी सैंपल चूज करोगे तो उसमें जो पूरे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है वो लैक करेगी। एक वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहला सकता आपकी टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है, आपकी टोटल पॉपुलेशन का वो एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहलाएगा। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नाउ बात करेंगे, हमारे तीन मेथड्स होते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग के, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है और जजमेंट सैम्पलिंग है और कोटा सैम्पलिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो सबसे पहला मेथड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड। So convenience sampling is a non-random sampling method where the researcher selects the research sample based on ease and proximity. In other words, in this method, the sample is taken from a group of people easy to contact or to reach. Okay? तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी कि अपना कन्वीनियंस आराम के हिसाब से चूज कर रहे हो, तो एक ऐसा नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड है जहां पर जो रिसर्चर है वो अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करता है अपने इजीनेस, प्रॉक्सिमिटी या फिर कन्वीनियंस के हिसाब से। तो रिसर्च में आपका जो भी सैंपल पास मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, उसको चूज कर लेगा रिसर्चर और वो आपके सैंपल के थ्रू बाद में क्या किया जाएगा, रिसर्च वर्क करना, ठीक है। तो ऐसा मेथड आपका क्या कहलाएगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड। तो इसमें जो आपके सैंपल्स चूज किए जाते हैं वो उन लोगों का किया जाता है जिनको इजीली कांटेक्ट किया जा सके या इजीली उन तक रीच किया जा सके, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, स्टैंडिंग एट अ मॉल और अ ग्रोसरी स्टोर एंड आस्किंग पीपल टू आंसर क्वेश्चन। सिंपल, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं जो मॉल के बाहर मिल जाते हैं या कोई ग्रोसरी स्टोर होता है वहां पर मिल जाएंगे आपको और आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कुछ भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो ऐसे जो एग्जांपल्स हैं, ऐसे जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं वो आपके कन्वीनियंस सैम्पलिंग में काउंट किए जाएंगे, जो कि एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। Now, this method of sampling is also known as grab sampling or availability sampling और opportunity sampling। तो नाम याद रख लीजिएगा, इसको grab यानी कि फटाफट आप grab कर रहे हो आसपास की चीजों को, तो grab sampling या फिर availability sampling या फिर opportunity sampling आप कह सकते हो। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज नॉट ऑफन recommended फॉर रिसर्च ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग एरर्स एंड लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो जैसा कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड पहले से ही नहीं प्रेफर किए जाते ज्यादा, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग की बात करूं तो इनको भी ज्यादा रेकमेंड नहीं किया जाता कोई भी रिसर्च वर्क में, क्योंकि इनमें जो पॉसिबिलिटी है सैम्पलिंग एरर की वो बहुत ज्यादा होती है और जो आप सैंपल चूज करते हैं वो रिप्रेजेंट नहीं करते आपके पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते आपकी टोटल पॉपुलेशन के। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड की, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, इजीली कंडक्ट किया जा सकता है, फास्टर मेथड है डेटा कलेक्शन के लिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बहुत ही बायस्ड मेथड है, ठीक है। दैट इज अ वेरी बायस्ड मेथड, दैट इज व्हाई वी आर नॉट सपोज टू यूज दिस मेथड इफ वी नीड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो कर सकते हो, अगर आपको इजीनेस चाहिए रिसर्च वर्क में करने, ये बेसिकली स्टूडेंट्स वगैरह के लिए अच्छा होता है, बट कोई भी ऐसी रिसर्च वर्क जो कि एक इम्पोर्टेंस की है, accuracy is must in that particular research work, then this method is not suitable। आपको इसमें डेटा भी बहुत फास्टर मिल जाएगी बट biased है, this method is not reliable, it is a biased method। तो अभी आप देख सकते हैं डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, ये हमारे हैं रिसर्चर, ठीक है। तो he is a researcher basically and he would like to conduct a research basic about something। अब ये देखिए पॉपुलेशन जो उसको पास की मिल गई, जो उसके प्रॉक्सिमिटी में थी, उसने उनको चूज कर लिया, इसको 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 चूज कर लिया, और इनको चूज करने के बाद में सैंपल के तौर पर और उसने अपना क्या करा, रिसर्च वर्क कर दिया। तो ऐसी जो सैम्पलिंग मेथड है वो कहलाएगी कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड। अब ये बाकी लोगों को इन्होंने अप्रोच ही नहीं करा, ये हो गई क्योंकि इनके लिए दूर लगे और इन्होंने अप्रोच ही नहीं किया। तो ऐसा मेथड जो कि रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करेगा फॉलो सैंपल को चूज करने के लिए, तो ऐसे सैम्पलिंग मेथड को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलेंगे मेथड। नाउ नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज कॉल्ड द जजमेंटल और जजमेंट सैम्पलिंग। तो यहाँ पर अगेन वो कन्वीनियंस थी, यहाँ पर रिसर्चर के जजमेंट के बेसिस पे सैंपल चूज होंगे। तो जजमेंट सैम्पलिंग इज अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड इन विच द सैंपल्स आर चोजन ओनली on the basis of researchers knowledge and judgment।
The researcher's knowledge is most important in the sampling process as the members of the sample are not randomly chosen. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो जजमेंट सैम्पलिंग हमारा ऐसा नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड है जिसमें जो सैंपल्स को चूज किया जाता है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चर्स नॉलेज एंड रिसर्चर्स जजमेंट। तो रिसर्चर के नॉलेज और जजमेंट के बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपने सैंपल्स को चूज करते हैं। और जब भी रिसर्चर की नॉलेज और जजमेंट के बेसिस पर कोई सैंपल चूज किया जाएगा तो वो मेथड हमारा जजमेंट सैम्पलिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर इस मेथड की अगर मैं बात करूं तो जो रिसर्चर है उसकी नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर नॉलेज अच्छी है तो सैंपल्स अच्छे से चूज होंगे, नहीं है कम है तो जो सैंपल आप चूज करोगे वो अगेन इफेक्टिव नहीं होंगे और सैम्पलिंग जो प्रोसेस होगी वो भी इनफेक्टिव रहेगी। तो सैम्पलिंग जो प्रोसेस है हमारी जजमेंट सैम्पलिंग में, यहाँ पर रैंडमली चूज नहीं किए जाते आपके सैंपल्स, वो किए जाते हैं आपके रिसर्चर की नॉलेज के बेसिस पर। Now the next point says this method of sampling is also known as purposive sampling or authoritative sampling or expert sampling। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो हमारा जो जजमेंट सैम्पलिंग मेथड है इसको पर्पोजिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ऑथोरिटेटिव सैम्पलिंग भी बोल सकते हो और एक्सपर्ट सैम्पलिंग भी बोल सकते हो। ठीक है। Now the next point says judgment sampling is most effective in situations where there are only a restricted number of people in a population who own qualities that a researcher expects from the target population। तो judgment sampling method आपका तब एक effective method कहलाएगा जब आपकी बहुत ही small population है। ठीक है, जब population में restricted number यानी fixed number हो population में लोगों के, और जो भी लोग सिलेक्ट करेगा एक रिसर्चर उसमें जो डिजायर्ड बेसिकली क्वालिटीज हैं उस रिसर्च वर्क के लिए वो रिसर्चर को पता होगी कि अवेलेबल है। ठीक है, जो भी टारगेट पॉपुलेशन है सबसे पहले वो तो स्मॉल हो, और दूसरी जिनको भी सिलेक्ट करना चाहता है रिसर्चर सैंपल के तौर पर, रिसर्चर को पता होगा कि उनकी जो क्वालिटीज है वो मैच कर रही हैं उसके रिक्वायर्ड यू नो रिसर्च वर्क को। तो बेसिकली सिंपल है, यहाँ पर जजमेंट आप कर सकते हो जब आपको पता है, और ऐसे केस में आपका ये मेथड बेस्ट है। नेक्स्ट हमारा कब ये बेस्ट मेथड आप कंसीडर कर सकते हो, जजमेंट सैम्पलिंग इज आल्सो यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर द टारगेट पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ हाईली इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स who cannot be chosen by using any other non probability or sampling method और टेक्निक। ठीक है, तो जजमेंट सैम्पलिंग की मैं अगर बात करूं तो ये बेसिकली उन केसेस में भी आपका यूज हो जाता है जब आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो लोग आप चूज कर रहे हो या टारगेट करना चाह रहे हो वो काफी पढ़े लिखे हैं, काफी नॉलेजेबल हैं। ठीक है, और उन लोगों को चूज करना किसी और नॉन प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में पॉसिबल ना हो तो उस केस में आपका जजमेंटल सैम्पलिंग बेस्ट मेथड है। Now, next point says, in short, judgmental sampling is used when, yeah, where there is time constraint for sample creation and the authorities involved would prefer to rely on their knowledge and not on the other sampling method। तो short में अगर आप बोलोगे judgmental sampling या judgment sampling हमारा जो method है वो बेसिकली तब एक बेस्ट मेथड है जहां पर आपके पास में टाइम की बाउंडेशन है सैंपल को क्रिएट करने के लिए, और जो अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं आपके रिसर्च वर्क के लिए वो अपनी नॉलेज पर रिलाई यानी कि डिपेंडेंट होना चाहते हैं और किसी और सैम्पलिंग मेथड को यूज नहीं करना चाहते, तब ये जजमेंट सैम्पलिंग मेथड आपका बेस्ट है। ठीक है, तो अब चलिए फटाफट डायग्राम पे आ जाते हैं। तो जब डायग्राम में आप देख सकते हैं ये है हमारा रिसर्चर और यहाँ पर ये हमारी है टोटल पॉपुलेशन। अब इस टोटल पॉपुलेशन में रिसर्चर ने अपने जजमेंट के बेसिस पर या अपने नॉलेज के बेसिस पर या अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर इन लोगों को सिलेक्ट किया। तो जब भी ऐसा सिलेक्शन होगा सैंपल्स का जहां पर जजमेंट नॉलेज एक्सपीरियंस के बेसिस पर रिसर्चर टोटल पॉपुलेशन में से सैंपल्स को चूज कर लेगा तो वो आपके केसेस जजमेंटल सैम्पलिंग के होंगे या जजमेंट सैम्पलिंग के होंगे। नाउ बात करेंगे हमारे लास्ट
नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड के बारे में, जो कि है कोटा सैम्पलिंग. सो कोटा सैम्पलिंग इज दैट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इन विच द researchers create a sample involving individuals that represent the population. This method is commonly used in marketing research studies. ठीक है. तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कोटा सैम्पलिंग में, कि ये मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज में सबसे ज्यादा यूज होता है मेथड. और ये हमारा एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, जिसमें क्या करता है, रिसर्चर क्रिएट करता है सैंपल या फिर सिलेक्ट करता है सैंपल और टोटल पॉपुलेशन में से, और उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करता है जिनके लिए वो एक पर्टिकुलर डिग्री सेट कर देगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, कोटा सेट कर देगा आपके सैंपल के लिए. तो सैंपल के लिए क्या है, हम यहाँ पे कोटा सेट करेंगे और उस पर्टिकुलर कोटा को जिसको हम सेट करेंगे उसके थ्रू उसमें सैंपल्स फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे. तो यहाँ पर एक कोटा फिक्स होगा, एक नंबर फिक्स होगा, जो कि एक रिसर्चर यूज करेगा इस पर्टिकुलर सैम्पलिंग मेथड में. अब इसको भी क्लियर करने के लिए डायग्राम आपका बेस्ट रहेगा, तो I'll डिस्कस इट. बट जो पॉइंट्स है सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. In the quota sampling method, the researchers choose the individuals according to specific traits or qualities. They decide and create quotas so that the market research samples can be useful in collecting data. तो जो हमारा कोटा सैम्पलिंग मेथड है, इसमें क्या करता है, एक रिसर्चर उन इंडिविजुअल्स को या उन सैंपल्स को चूज करता है जिसमें एक स्पेसिफिक ट्रेड या क्वालिटीज उसको दिखती है. ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई स्पेसिफिक ट्रेड्स या क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होगी रिसर्चर को अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने के लिए. तो जो भी सैंपल या इंडिविजुअल को चूज किया जाएगा वो किया जाएगा स्पेशल ट्रेड्स या स्पेशल क्वालिटीज के बेसिस पर. और उसके बाद में क्या करेगा, एक रिसर्चर डिसाइड करेगा, कोटा को क्रिएट करेगा, जिससे कि जो मार्केट रिसर्च के सैंपल हैं उनको डेटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सके. चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक सिगरेट कंपनी है जो कि पता ये करना चाहती है कि कौन सा एज ग्रुप कौन सी सिगरेट के ब्रांड को प्रेफर करता है एक पर्टिकुलर सिटी में. लेट्स टॉक अबाउट कि हम बात कर लेते हैं, न्यू दिल्ली है हमारी. न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में आपका एक सिगरेट कंपनी है जो कि ये फाइंड आउट करना चाहती है कि कौन सा एज ग्रुप है जो कि प्रेफर करता है कौन से ब्रांड को सिगरेट के. ठीक है, बहुत सारे सिगरेट्स के ब्रांड आते हैं, तो उनमें से कौन से ब्रांड को कौन सा एज ग्रुप ज्यादा प्रेफर करता है. तो यहाँ पर उसने क्या करा, कोटा लगा दिए एज ग्रुप्स पे. तो कोटा किसी भी चीज पे लगा सकते हो आप. ठीक है, तो यहाँ पर एज ग्रुप पे कोटा लगाया कि 21 से 30 साल के जो लोग हैं उनको क्या प्रेफर्ड है, कौन सा ब्रांड प्रेफर्ड है. 31 से 40 के जो एज ग्रुप में है उनको कौन सा ब्रांड प्रेफर्ड है सिटी में. 41 से 50 में कौन सा ब्रांड पसंद है, 51 से 70 में कौन सा है. Now, from this information, the researcher estimates the smoking trend among the population of the city. तो अब जब इस तरीके का सैम्पलिंग किया जाएगा और डेटा कलेक्ट की जाएगी, तो इससे जो सिगरेट कंपनी है उसको ट्रेंड, स्मोकिंग का ट्रेंड मिल जाएगा कि कौन सा एज ग्रुप वो टारगेट करे जिससे उसको बेनिफिट मिल सके. ओके, तो इस तरीके के मेथड्स जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी इफेक्टिव मेथड्स होते हैं और एक पर्टिकुलर इंस्टेंसेस में इनको यूज किया जाता है. ठीक है, तो अब बात करेंगे हम अपने अगले पॉइंट की, जो कि आप देख सकते हैं. कोटा सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन द रिसर्चर्स आर शॉर्ट ऑफ टाइम और बजट ऑफ द रिसर्चर is limited, or the budget of the researcher is limited. This method is also used when detailed accuracy is not important. तो कोटा सैम्पलिंग मेथड जो हमारा है, इसको तब यूज किया जाता है जब रिसर्चर के पास टाइम कम होता है या फिर बजट जो है वो लिमिटेड होता है, और इस पर्टिकुलर मेथड में एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है. ध्यान दीजिएगा. Next point says to create a quota sample, knowledge about the population and the objective should be well understood so that the researcher can choose the relevant quota. अब कोटा सैम्पलिंग मेथड को यूज करते टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि जो पॉपुलेशन है उसकी नॉलेज और आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस पर्टिकुलर स्टडी का वो काफी क्लियर हो आपको, ताकि रिसर्चर ठीक से जो कोटा है उसको प्रिपेयर कर सके. अब जो कोटा बनाएंगे और जिसके बेसिस पे आपके सैंपल चूज होंगे उनको सही से सिलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि कोटा ही बेसिकली सैंपल को डिफाइन करेंगे और सैंपल आपके रिसर्च के आउटकम को डिफाइन करेगा. ठीक है, ये बहुत जरूरी है, चीज आपको ध्यान रखना है. योर quota will define your sample and your sample will define the
complete research work that you'll be conducting. So I hope your points be clear है. Now let's talk about the next point, or you can say the next diagram we have. तो कोटा सैम्पलिंग का यहाँ पे डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम. ठीक है, तो ये हमारी क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूं, ये हमारी है पॉपुलेशन. ठीक है, ये हमारी पॉपुलेशन है टोटल. अब यहाँ पर हमने कोटा लगा दिया कि हमें चाहिए मेल, और वो भी चाहिए 40 से अबव एज के. ठीक है, 40 से अबव एज के, तो अब ये कट हो गया. ठीक है, ये कट हो गया, ये 40 से कम एज का है. फीमेल सारी कट हो गई क्योंकि हमें तो मेल चाहिए, इनको कट कर दो. अब हमें कौन मिला, 1. ठीक है, और फिर ये 2, ये भी चश्मा लगाए हुए हैं. ये हमारा 3, और ये हमारा 4, और ही स्टिल यंग, 40 का नहीं है. और हमारे ये दादाजी भी आ गए हैं. ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स जब चूज करेंगे, कोटा सेट कर देंगे. कोटा कुछ भी हो सकता है जो कि रिसर्चर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज करेगा. तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे कोटा सैम्पलिंग के होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल विच आई हैव फॉर यू. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगेन ये हमारी जो है टोटल पॉपुलेशन है. ठीक है, ये हमारी पॉपुलेशन है जो कि मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर फिट कर दी है. अब इस पॉपुलेशन के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एक एज ग्रुप का कोटा सेट कर लेता हूँ कि 11 से 21 के कितने हैं, 22 टू 31 कितने हैं, 32 टू 41 ईयर्स के कितने हैं, एंड 42 टू 51 ईयर्स के कितने लोग हैं. और जो भी है आपका डिफाइन हो जाएगा इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पर कोटा कुछ भी सेट हो सकता है, और उसके बेसिस पर आपके सैंपल्स को हम चूज कर सकते हैं. ओके, तो देख लीजिए, जो भी चूज करना है आपको उनको चूज कर लीजिए. बट पहले कोटा डिफाइन करना बहुत जरूरी है. कोटा सैम्पलिंग में कोटा डिफाइन करना इज मस्ट, अदरवाइज दिस मेथड विल नॉट वर्क. सो गाइज, आई एम श्योर कि आपको जितने भी पॉइंट्स थे अच्छे से समझ में आए होंगे. अच्छे से समझ में आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी वीडियो की, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ्स के लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर.